नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी लखनऊ से। बड़ी खबर, सीएम योगी के आवास पर बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। बड़ी खबर, सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आगाज हो चुका है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक का हिस्सा है, वो भी मौजूद हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। गाड़ियों का लवाजमा, लाल लश्कर के साथ गाड़ियां सीएम हाउस में प्रवेश करती हुई। आपको बता दें कि कोर कमेटी की बैठक बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे होने वाले इवेंट्स के मद्देनजर, फिर चाहे वो निकाय चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो या फिर संगठन विस्तार हो, तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम आवास की ये तस्वीरें हैं। लाल लश्कर के साथ तमाम काफिला सीएम आवास में प्रवेश करता हुआ, क्योंकि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और जिस तरीके से तमाम पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा हैं, उससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आगामी संगठन विस्तार, आगामी चुनावों के मद्देनजर ये बैठक कितनी इंपॉर्टेंट है। सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप कुमार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। 24 का मेगा प्लान जिसके लिए बीजेपी तैयार है। अनूप, ग्राउंड जीरो पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में क्या समझा जाए, इस बैठक के बाद किस तरह की तब्दीलियां, किस तरह की अपडेट्स और सामने आ सकती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। कल भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी और इस वक्त जो चर्चा का विषय है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों के बाद अब इस निष्कर्ष तक निकली है कि उत्तर प्रदेश में जो कोर ग्रुप में जो बदलाव होना था उसको लेकर एक फाइनल बैठक बताई जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे नगर निकाय के चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा 2024 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी नई कोर ग्रुप के टीम के साथ इस चुनावी मैदान में उतरेगी। और दूसरा, अब तक जो लगातार चाहे वो 2019 में 14 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी उनको लेकर, या फिर आगामी चुनाव को लेकर जो बूथ स्तर पर माइक्रो लेवल पर जो तैयारी चल रही है उस पर अब तक क्या अपडेट है और आगे किस तरीके से प्लान करना है चुनाव को लेकर के, इन दो विषयों पर चर्चा होनी है। 7 बजे बैठक शुरू हो चुकी थी, अभी भी बैठक जारी है। क्योंकि बैठक सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 का मेगा प्लान, ऐसे में जो नई टीम कोर ग्रुप में कौन वो पदाधिकारी होंगे जो जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे, लोकप्रियता भी उनकी होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के बैठक के बाद मैं दो चीजें समझना चाहती हूँ अनूप आपसे। देखिए, 2 बिंदु हैं मेरे। पहला बिंदु, अभी उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से दुष्यंत गौतम पहुंचे हुए थे, दुष्यंत गौतम के पहुंचने के बाद ये कहा जा रहा है उत्तराखंड में कि दुष्यंत गौतम का आना और उनका जाना होली के बाद या होली के पहले संगठन का विस्तार हो सकता है। ठीक, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोर कमेटी की बैठक इसी बात का अंदेशा है? और दूसरा सवाल, अगर अंदेशा है तो इस दौड़ में किन लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं? और साथ में विस्तार के दौरान क्या आगामी 2024 के मद्देनजर हमें उत्तर प्रदेश लेवल के चेहरे देखने को मिलेंगे जो इन तमाम लोकसभा सीटों पर प्रभाव छोड़ेंगे? देखिए, मुझे आपने 2 सवाल उठाए हैं। पहला कि जिस तरीके से और परिवर्तन के दौर को लेकर के वास्तविक तो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाए, वो किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 80 में से 80
सीटों को जीतने का लक्ष्य 2024 पे है। तो जाहिर सी बात है, अगर संगठन में बदलाव होगा तो वो नए चेहरे होंगे जो सभी जातियों को साधने की कोशिश करेंगे। वो लोकप्रियता उन्हीं लोगों के अंदर होगी, उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगी। खासकर पश्चिम में आपने देखा जब 2022 का चुनाव हुआ था, उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भूपेन्द्र चौधरी को इसी वजह से लाई थी। इस बार चूंकि समीकरण दूसरे हैं 2024 के चुनाव को देखते हुए, और अभी नगर निकाय के चुनाव जहां भी होने हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि वो नगर निकाय के चुनाव के साथ साथ 2024 की लड़ाई आसान हो। खासकर वो पश्चिम से बात करें तो सुरेश राणा की उम्मीदें काफी ज्यादा लग रही, क्योंकि उनको कुछ अच्छा पद मिल सकता है। पश्चिम में दबदबा भी उनका है, लगातार कोशिश करते हैं। उनके पिछली योगी वन सरकार में मंत्री भी थे। दिनेश शर्मा को भी कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि दूसरा डॉक्टर महेंद्र सिंह को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तमाम जो नाम है उन पर चर्चा लगातार चल रही थी। इसके बाद क्योंकि आज बैठक अंतिम मुझे लगता दौर पर है, और इस बैठक के बाद फाइनल डिसीजन जो केंद्रीय नेतृत्व का होगा, वहां से क्या फैसले होंगे, क्योंकि जो फाइनल जो मुहर है अमित शाह जो गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री वही लगाते हैं, और राजनीति का चाणक्य भी उनको कहा जाता है। निश्चित रूप से इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक नई ठीक है, लमसम अगर हम माने अनूप, तो ये बैठक कितनी देर चलने वाली है? ये मतलब कितनी देर में डिस्क्लोज होगा कि आखिरकार किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी? क्योंकि अभी तो हम कयास लगा रहे हैं कि इस बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। असल मुद्दे जब बैठक खत्म हो जाएगी तभी सामने आएंगे। तो ऐसे में हम क्या अंदाजा लगाएं कब तक ये बैठक चलने वाली है? और देखिए, पूरे 7 बजे बैठक स्टार्ट हुई थी, करीब 1 घंटे के आसपास ये बैठक चलेगी, और बैठक का समय भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कई मामलों पर इसमें बैठक में चर्चा होना है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा वो कोर ग्रुप को जो परिवर्तन को लेकर के है, वो ऐसा मुद्दा है क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिना जाति समीकरण के कोई भी चुनाव जीतना संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि माइक्रो लेवल पर वो हर तबके को छूना चाहते हैं, वो हर जाति समीकरण से करना चाहते हैं, जिससे 2024 की रास्ता आसान हो जाए। तो मुझे लगता है इस बैठक के बाद अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, किस नामों पर चर्चा हुई है, और आखिरकार यहाँ से जो लिस्ट जाएगी उस पर किसका किसका नाम है। अब फाइनल मोहर चूंकि केंद्रीय नेतृत्व को लगाना है, तो केंद्रीय नेतृत्व में जिस नामों पर चर्चा होगी या फिर मोहर लगाने के बाद ही उत्तर प्रदेश में तस्वीरें साफ हो पाएंगे कि किन लोगों को इस भाजपा उत्तर प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप से जगह मिली है, और किन पर विश्वास जताया गया है कि 80 में से 80 सीटों जिताने की वो कोशिश जरूर करेंगे। पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप। अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। ताजा अपडेट पर लगातार नजर बना करके रखिए। तो 24 को लेकर के महामंथन राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है, और बीजेपी अपने 24 के मेगा प्लान यानी कि लोकसभा की तमाम हारी हुई 14 सीटों पर मंथन कर रही है, और इसके बाद माना जा रहा है कि संगठन में भी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया अतीक के 2 बेटों को जेल भेज दिया गया है, बाल सुधार गृह भेजा गया है। खुलदाबाद स्थित बाल सुधार गृह में दोनों को भेज दिया गया है। कोर्ट में जवाब में पुलिस ने जानकारी दी है। जकिया इलाज में टहलते हुए दिखे थे दोनों बेटे। नाबालिग होने के चलते दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस बीच रायबरेली से भी बड़ी खबर अहम जानकारी सामने आ रही है। रायबरेली से क्या बड़ी खबर है समझिए। उमेश पाल हत्याकांड मामला, शहीद सिपाही के परिजनों को सहायता राशि भेज दी गई है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह एसपी के जरिए सहायता राशि भिजवाते नजर आए हैं। परिजनों को 50 लाख रुपए की धनराशि सौंपी गई है। लालगंज के कोरिहरा का रहने वाला था शहीद सिपाही राघवेंद्र, जिनको 50 लाख की धनराशि सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इतने संवेदनशील हैं, ये राज्य सरकार का हर व्यक्ति लगभग जानता है। तो आज हमको मुख्यमंत्री जी ने स्वतः अपनी ओर से फ़ोन करके कहा कि आप शहीद के परिजनों से जाकर के मिलें और राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए सहायता राशि उनको प्रदान करें। इसके अतिरिक्त होली का त्यौहार
बीत जाए और थोड़ा ये लोग भी परिजन स्टेबल हो जाए, तो इनको सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, मैं इनको लेके जाऊंगा। हम और क्या बेहतर कर सकते हैं शहीद के सम्मान में, हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ जानकारी मिली थी कि लोगों की अपेक्षाएं थी कि झांसी में आयोजित एमएसएमई विकास आधारित राष्ट्रीय कार्यशाला और औद्योगिक प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह शामिल हुए। प्रदर्शनी में कई निवेशक और औद्योगिक घरानों के लोग भी शामिल हुए। साथ ही कार्यशाला में शामिल हुए निवेशकों ने झांसी में निवेश को लेकर अपने आइडियाज को साझा किया है। निषाद पार्टी ने लखनऊ के सहकारिता भवन में एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए पार्टी में कुछ नेताओं की वापसी कराई है। दरअसल ये दोनों नेता वही हैं जिनको 2016 में पार्टी ने 2 युवकों से नौकरी देने के नाम पर ठगी के आरोपों में बाहर निकाला गया था। रमाकांत कश्यप और सीपी निषाद 2016 में निषाद पार्टी से निकाले जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में शामिल हो गए थे। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के पास जब पीड़ित पहुंचे तो ओम प्रकाश राजभर ने भी पार्टी से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। रमाकांत कश्यप और सीपी निषाद के ऊपर इटावा और औरैया थाने में गबन और 420 धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। आज निषाद पार्टी में बकायदा सम्मान के साथ इनकी वापसी हुई है। अब इस वापसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आज खुशी का दिन है, होली का पर्व है। मैं होली की सभी को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और होली जो बुराई पर अच्छाई का असर डालता है। आज के दिन एक हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है कि हमारी विचारधारा जो निषाद पार्टी की है कि जो निर्बल है वो सबल हो जाए, जो शोषित है वो सबल हो जाए और कानून के सहारे। हमारी पार्टी का विचारधारा है कि राजनीति एक अभिभावक के रूप में है, जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, और उसे संवैधानिक सुरक्षा देने का। तो ऐसे अभिभावक की जो विचारधारा के रूप में हम लोग लेके पार्टी से आगे बढ़ रहे हैं कि द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। हम इस विचारधारा पर हैं कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है और राजनीतिक दल कुछ करता नहीं है, वो अभिभावक के रूप में काम करता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिजनौर पहुंचे हुए थे। अश्विनी वैष्णव ने धामपुर रेलवे स्टेशन के नए भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान रेल मंत्री का बीजेपी के विधायक अशोक राणा, विधायक ओम कुमार और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत भी किया। इस दौरान रेल मंत्री ने जनता का अभिवादन करते हुए कहा, धामपुर की देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान है। धामपुर के बाद नगीना और नजीबाबाद रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण करते हुए नजर आए। तो वहीं आज लखनऊ में आम आदमी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष छवि यादव ने कहा कि बीजेपी के राज में व्यापारी परेशान हैं। बीजेपी के शासनकाल में व्यापारी प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी जिस मजबूत कानून व्यवस्था का दम भर के सत्ता में आई थी वही पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है। माफिया लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। यूपी में क्राइम रेट हाई है। आज पूरे देश के अंदर एक अजीब तरह का माहौल भाजपा ने पूरे देश में कायम कर रखा है, फैला रखा है। एक अफरा तफरी का माहौल है जहां कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, खासतौर पर व्यापारी वर्ग। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को उस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करके भाजपा सत्ता में आई, इनका दावा था कि हम एक मजबूत कानून व्यवस्था देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लाएंगे, लेकिन आज हालात ये है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में क्राइम रेट में नंबर 1 पर चल रहा है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। 7.4 यहाँ का क्राइम रेट चल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों का दौर भी जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ। आगरा में एक बार फिर से बड़े तबादला एक्सप्रेस चली। जिले में 15 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। पुलिस लाइन में तैनात सभी उप निरीक्षकों को थाने भेज दिया गया है। लखनऊ में कौशल महोत्सव का आगाज हो गया। कौशल महोत्सव का शुभारंभ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। इस मौके पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 मार्च को कार्यक्रम का समापन करेंगे और इस कार्यक्रम में 112 कंपनियां कौशल महोत्सव में हिस्सा ले रही हैं। नीरज सिंह ने कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से यूपी में निवेश कर रही कंपनियों में 51,974 वैकेंसीज उपलब्ध होने की संभावना बनी है।
कौशल विकास और एनएसडीसी के सहयोग से आज लखनऊ के कॉल्विन कॉलेज में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। 112 से ज़्यादा यहाँ पर कंपनियां आई हैं और इसके अलावा करीब 52,000 छात्रों को यहाँ पर रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर आप मंच पर देखेंगे तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह और इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो मौजूद हैं इस समय। और यहाँ पर खास बात है कि जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो यहाँ पर रोजगार के लिए आए हैं और उनके अंदर जो कौशल विकास के साथ ही जो उनके अंदर प्रतिभा है उसको भी देखा जाएगा कि एजुकेशन के अलावा उनकी प्रतिभा किस क्षेत्र में है, फिर उसकी काउंसलिंग होगी और उसको उस संबंधित जो उनका जो क्षेत्र है उससे जोड़ा जाएगा। खास बात ये भी है कि कुछ दिन पहले इन्वेस्टर समिट हुआ जिसमें कई कंपनियां यहाँ लखनऊ आई और यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन हुए। ऐसे में अगर वो यहाँ आते हैं तो उनकी जो मानव संसाधन की जरूरतें हैं उसको देखते हुए भी यहाँ पर एक बड़ी तैयारी की जा रही है कि उन्हें इस कौशल विकास के जरिए छात्र छात्राओं को उस रोजगार से जोड़ा जाए। फिलहाल कई मायने में ये बहुत अहम भी माना जा रहा है इस तरह का मेला, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का मुद्दा जो विपक्ष के पास है उसे छीनने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। ऐसे में इस तरह के आयोजन अगर रोजगार से युवाओं को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा आघात विपक्षी पार्टियों को भी पड़ेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ पॉकेट के जनता टीवी लखनऊ। कानपुर देहात पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने सपा के कद्दावर नेता दिवंगत रामस्वरूप गौर को श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मुलाकात भी करी। शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। शिवपाल ने कहा, यूपी में किस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है ये हम सब जानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखने को मिलता ही नहीं। शिवपाल ने कहा कि योगी राज में अपराध का बोलबाला है। योगी राज में किसानों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। किसानों को उनकी लागत का मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। देखिए, इस समय आप देख रहे हो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है उत्तर प्रदेश में। रोज घटनाएं भी हो रही हैं और किसान तो इतना परेशान है। अभी आप देख के आए होंगे आलू का क्या हाल है, इससे पहले गेहूं का क्या हाल हुआ है, धान का क्या हाल हुआ है। किसान की लागत नहीं निकल पा रही है, समय पर उनको खाद नहीं मिली और समय पर। मुजफ्फरनगर में आज महीने के पहले शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर तहसील सदर के सभा कक्ष में एडीएम प्रशासन ने लोगों की समस्याएं सुनी और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया। बाकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। आपको बता दें, संपूर्ण समाधान दिवस में सदर एसडीएम, तहसीलदार, सदर सीओ सहित कई बड़े अधिकारी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इटावा के बड़पुरा ब्लॉक के गांव भटपुरा में आज होने वाले राशन डीलर के चुनाव को निरस्त करते हुए आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले तय तारीख पर चुनाव होना था, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत पर चुनावों को निरस्त करते हुए आज चुनाव होना तय किया गया था। चुनाव को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के घर में राशन डीलर का कोटा होने की बात कही। फिलहाल आज होने वाले चुनावों को भी आगे बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने सीएम धामी पर विपक्षी विधायकों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले साल पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं की सीएम धामी ने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को इस समीक्षा बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने नाराजगी जताई है। करण मारा ने कहा, बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में नहीं बुलाना खेदजनक है और क्षेत्र की जनता का अपमान भी है। नहीं कि राजेंद्र भंडारी जी को ना तो आमंत्रित लिखित में आया, ना ही दूरभाष पे आया और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पौड़ी लोकसभा सीट में जब सारे विधायक बुलाए गए, जहां सबसे ज़्यादा इस समय परेशानी है, जोशीमठ दरक रहा है, आप सब जानते हैं, और इस समय चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और जोशीमठ का अपना विशेष महत्व और स्थान है। वहीं कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर टूट रहा है, दूसरी तरफ गोपेश्वर में एक पूरा मोहल्ला धस रहा है। इतने गंभीर विषय जहां जिस विधानसभा से संबंधित हैं, वहां के विधायक को नहीं बुलाया जाना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहूँगा कि बीजेपी की बदतमीजी है ये, कि जहां इस समय इतनी बड़ी घटना घटी है और जिस पे पूरे देश विदेश की आंखें टिकी हुई हैं, जिस जोशीमठ पे, उस बद्रीनाथ के विधायक को ना बुलाकर बीजेपी ने लोकतंत्र का अपमान किया है। उत्तराखंड सरकार से आज की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 2 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, जिसमें पीसीएस अधिकारी आशीष और सचिवालय सेवा के ओंकार सिंह को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, पदभार दिया गया है।
उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के बगियाल गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्लान इंडिया संस्था की ओर से नींव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक सुरेश सिंह चौहान मौजूद रहे। इस दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही बाल कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर सुरेश चौहान ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आगामी 8 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जगह जगह महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार की दिशा में कार्यों का आयोजन किया जा रहा है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली में उत्तराखंड डीजीपी ने पहुंचकर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थों को अच्छे आचरण के साथ ही लोगों की समस्याओं के समाधान और पीड़ितों को न्याय दिलवाने की बात भी कही है। इसके साथ ही कोतवाली में खड़े वाहनों की जानकारी भी ली गई और दस्तावेज भी खंगाले गए। कोतवाली पहुंचे डीजीपी ने कोतवाली में पौधारोपण करके नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। देखिए, आज हमने कोतवाली मंगलौर का वार्षिक निरीक्षण किया और इनका जो कैंपस है, भवन है, बैरक्स हैं, मालखाना है, ऑफिस है, महिला हेल्प डेस्क है, वो सब जवानों का मेस है, उस सब को क्लोजली बारीकी से उसका निरीक्षण किया और साल भर में थाने में जितना अपराध हो। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। सहारनपुर में अस्पताल पर जीएसटी का छापा, मराठा हॉस्पिटल में हुई छापेमार कार्रवाई। जीएसटी विभाग की टीम मौके पर पहुंची, कार्रवाई में जुटी, अस्पताल पर जीएसटी की चोरी का। सहारनपुर में युवक की गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या, देर रात घटना को दिया गया अंजाम। 3 से 4 गोली लगने की सूचना, मौके पर जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखे सहित 1 बाइक भी बरामद की गई। मुजफ्फरनगर में 15 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने किया भंडाफोड़, चोरी हुए लाखों रुपए भी किए बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता करते हुए दी जानकारी। रायबरेली में बीए की परीक्षा में धड़ल्ले से कराई जा रही थी नकल, विद्यालय के प्रबंधक और शिक्षक करवा रहे थे नकल कराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। श्रावस्ती में पत्नी और 2 बेटों के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा। 4 साल पहले इकोना क्षेत्र के इटवरिया गांव में हुई थी हत्या। अवैध संबंध के शक में युवक ने पत्नी और बच्चे को उतारा था मौत के घाट। सहारनपुर में प्रशासन ने धर्मगुरुओं और नागरिकों के साथ करी बैठक। होली और शब बारात एक ही दिन, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस और प्रशासन की नजर। संत कबीर नगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई में 50 लीटर कच्ची शराब पकड़ी। 2 शराब कारोबारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। त्योहारों को लेकर पुलिस चला रही है अभियान। गोरखपुर में नगर निगम की प्रवर्तन दल टीम ने पकड़ा शहर का पहला मिस्टर पीकू। गुटखा खाकर थूकने वाले लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। इसी के तहत पकड़ा गया है युवक। उन्नाव में तिलक समारोह में चली लाठियां, डीजे पर बारबालाओं के साथ डांस करने को लेकर हुआ विवाद। विवाद में 2 पक्षों में चली लाठियां और कई लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। पुलिस जांच में जुट गई। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार